बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स इन पाकिस्तान विच आर ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है और इसको हम इन डिटेल देख लेते हैं। और इसका जो रेलेवेंट प्रोविजंस है वो सबसे पहले आर्टिकल्स 8 to 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और रेलेवेंट प्रोविजंस आपने मस्ट याद रखनी है इसकी 8 to 28। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो दोज राइट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जिनका सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में हो वो राइट्स फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं, बुनियादी हकूक़ कहलाते हैं। ठीक है, और वो जो है किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं किए जा सकते। वो हर पर्सन का, हर इंडिविजुअल का या हर सिटीज़न का जो है फंडामेंटल राइट होता है, यानी कि बुनियादी हकूक़ होता है। अब हम देख लेते हैं बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है। अंडर आर्टिकल 8 प्रोवाइडेड है कि नो लॉ शैल बी कंसीडर्ड अ गुड लॉ इफ़ इट इज़ इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ कोई भी लॉ बना है तो वो एक गुड लॉ नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। तो फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। सबसे पहले है राइट टू लाइफ, जो कि बहुत ही वाइड राइट है और इसमें तकरीबन तमाम जो राइट्स हैं ना आपकी लाइफ के कनेक्टेड वो इंक्लूडेड हैं। ठीक है, इसको इंटरप्रेट भी किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट्स ने, सुपीरियर कोर्ट्स ने, कि ये जो है राइट टू लाइफ एक बहुत ही वाइडर राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। तो हर पर्सन के पास एक राइट टू लाइफ है और कोई भी पर्सन जो है उसकी लाइफ से, उसकी लिबर्टी से, यानी कि आज़ादी से या उसकी ज़िंदगी से महरूम नहीं किया जाएगा किसी भी पर्सन को। सेव का मतलब एक्सेप्ट होता है, यानी कि सिवाय, सिवाय इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ लॉ के तहत किसी को महरूम किया जा सकता है उसकी लाइफ या लिबर्टी से। जैसे कि अगर किसी को पनिशमेंट होती है तो तब उसकी लिबर्टी जो कर्टेल की जा सकती है, डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज लॉ के अलावा किसी भी पर्सन की जो को लाइफ या लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। ये हर एक का फंडामेंटल राइट है। और केस लॉ, इसमें लैंडमार्क केस लॉ अगर इसको कहें तो गलत नहीं है, तो शैला ज़िया वर्सेस वापडा 1994 का केस लॉ है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि राइट टू लाइफ मीन्स एंड इंक्लूड्स राइट टू प्योर एंड हेल्दी लाइफ। इसमें बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन राइट टू लाइफ की गई थी और बताया गया था कि राइट टू लाइफ में सारे ही कनेक्टेड जो है राइट्स जो लाइफ से कनेक्टेड हैं, यानी कि राइट टू प्योर एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, और हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, और राइट टू फूड, राइट टू क्लोथिंग, इवन के तमाम राइट्स जो कि लाइफ के साथ कनेक्टेड हैं वो इस आर्टिकल 9 में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, राइट टू लाइफ जो है वो आर्टिकल 9 के तहत प्रोवाइड किया गया है। तो ये बहुत अच्छी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही वाइडर इंटरप्रिटेशन इसकी की थी आर्टिकल 9 ने। तो ये लैंडमार्क केस लॉ है शैला ज़िया वर्सेस वापडा 1994 का, इसको आप मस्ट ऐड करें। नेक्स्ट है राइट टू अ फेयर ट्रायल। ठीक है, ये न्यूली अमेंडमेंट हुई थी आर्टिकल 10A के तहत और अब जो है वो ऐड हुआ था ये आर्टिकल 10A के बाद कि राइट टू फेयर ट्रायल भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो है हमारा राइट है। ठीक है, किसी भी पर्सन को सुना जाएगा, फेयर ट्रायल प्रोवाइड किया जाएगा, ड्यू प्रोसेस प्रोवाइड किया जाएगा, उसके सिविल राइट्स को भी डिटर्मिनेशन करने के लिए, सिविल राइट्स और ऑब्लिगेशंस में भी, और अगर किसी के खिलाफ क्रिमिनल चार्ज है तब भी उसको ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, और सिविल राइट्स और ऑब्लिगेशन सिविल केसेस में भी फेयर ट्रायल को, ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, यानी कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी को भी सुने बगैर जो है वो सज़ा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये आर्टिकल 10 में ये राइट प्रोवाइडेड है कि
कोई भी पर्सन को, किसी भी पर्सन को अरेस्ट अगर किया जाता है तो उसको ग्राउंड्स बताई जाएंगी उसकी अरेस्ट की, ठीक है, कि किस ग्राउंड्स पर उसको अरेस्ट किया जा रहा है। और फिर उस पर्सन के पास राइट होगा कि वो कंसल्ट करे या रिप्रेजेंट करे किसी लॉयर के ज़रिए से। और जो भी पर्सन, हर पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है या अरेस्ट करके डिटेन कर लिया गया है इन कस्टडी, जैसे थाने वगैरह में, तो उसको मस्ट है कि मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटों के अंदर अंदर जो है वो पेश किया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है फंडामेंटल राइट, स्लेवरी, फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड का है। कि स्लेवरी कहते हैं गुलामी को, फोर्स लेबर जबरन किसी से काम करवाना, ठीक है, ज़बरदस्ती काम करवाना, एंड चाइल्ड लेबर और जो बच्चों से ये काम करवाते हैं, ठीक है, अंडर 14 ईयर्स एज, किसी भी फैक्ट्री में नहीं मुलाजमत कर सकते, ठीक है, बच्चे। और ये जो चाइल्ड लेबर का भी मना किया गया है। तो ये चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशन खुद जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है कि अंडर 14 ईयर्स जो है चाइल्ड किसी भी फैक्ट्रीज़ वगैरह में, माइंस वगैरह में इंगेज नहीं किया जाएगा। अच्छा, और स्लेवरी भी प्रोहिबिटेड है और फोर्स्ड लेबर भी, चाइल्ड लेबर भी प्रोहिबिटेड है। एक्सेप्शन यहाँ पर ये है कि पर्सनस अंडर गोइंग पनिशमेंट, के जो पनिशमेंट में, यानी कि जैसे कहते हैं ना रिगरस पनिशमेंट अगर अवॉर्ड कर दी है उसे कोर्ट ने, एक होती है सिंपल पनिशमेंट, एक होती है रिगरस पनिशमेंट। रिगरस होती है कि उसमें काम जो है उसके साथ भी बिलमुशक्क़त, ठीक है, उसे सज़ा कहते हैं बिलमुशक्क़त, यानी कि साथ में काम भी उससे करवाया जा सकता है, तो फिर वो फोर्स लेबर जो है वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट होता है कि माजी में जाके पनिशमेंट, यानी कि अब देखें किसी ने एक एक्ट किया है और जब उसने किया था ना वो उस वक्त ऑफेंस नहीं था, लेकिन बाद में एक कोई एक्ट आ जाता है, यानी कि कोई स्टेचूट आ जाता है जो उसको, वो जो उसने एक्ट किया था उसको ऑफेंस बना देता है। तो ये नहीं करना कि उसने माजी में ये एक्ट किया था तो पकड़ के उसको भी पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। अब नहीं, जब तक वो जब एक्ट किया है या ओमिशन किया उस वक्त ऑफेंस नहीं था अगर, तो फिर उसको उसके लिए पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, यानी कि माजी में जाके सज़ा नहीं दी जाएगी, एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। नो लॉ शैल ऑथराइज द पनिशमेंट ऑफ ए पर्सन फॉर एन एक्ट और ओमिशन दैट वाज नॉट पनिशेबल बाय लॉ एट द टाइम ऑफ हिज डूइंग एक्ट और ओमिशन, जब उसने किया था उस टाइम पे वो ऑफेंस नहीं था, बाद में उसको ऑफेंस बना दिया गया स्टैट्यूटरी लॉ ने, ठीक है। तो अब जो है पीछे माजी में पनिशमेंट नहीं ऑथोराइज़ करेंगे कि माजी में भी जिसने ये किया है उसको भी पकड़ के जो है वो सज़ा दी जाए। केस लॉ इस पे है अब्दुर्रहमान वर्सेस स्टेट, 1978 का ये केस लॉ है। इसमें हेल्ड हुआ था कि मर्डर कमिटेड बिटवीन 1964 एंड 1972, ठीक है, मर्डर उसने जो एक्यूज़ था या कन्विक्ट था उसने 1964 और 72 के दरमियान किया था। The accused cannot be punished according to law इंट्रोड्यूस इन 1972। लॉ आया न्यू, यानी कि अमेंडमेंट जैसे आ जाती है या लॉ रिप्लेस कर जाता है, अब न्यू लॉ आ गया 1972 में, उसमें और भी स्वेयर पनिशमेंट दे दी होगी मर्डर की, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि जो 1972 में आया उस लॉ के तहत उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, बल्कि क्योंकि उसने इस बिटवीन में किया है 1964 और 72 से पहले उसने जो है वो मर्डर का किया, उस पर एलिगेशन भी है और इस तरह, तो फिर उसको सज़ा भी पिछले वाले कानून के मुताबिक ही दी जाएगी, ना कि जो कि न्यू लॉ इंट्रोड्यूस हुआ है 1972 में। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसमें यह है कि नो पर्सन शैल बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस फॉर मोर देन वंस, यानी कि एक ही ऑफेंस के लिए, एक ही जुर्म के लिए उससे एक से ज़्यादा बार उसको पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। डबल जो पार्टी जो है वो नहीं, यानी कि डबल पनिशमेंट किसी भी ऑफेंस, एक ऑफेंस के लिए डबल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, और किसी को अपने खिलाफ जो है वो विटनेस बनने के लिए भी कंपेल नहीं किया जाएगा, कन्फेशन करने के लिए, जैसे कि ठीक है, इतराफ़ जुर्म करने के लिए भी कंपेल नहीं किया जाएगा, या अपने खिलाफ विटनेस बनने के लिए भी कंपेल नहीं किया जाएगा। डिग्निटी ऑफ मैन जो है वो भी इनवायलेबल है, यानी कि हर एक इंसान की इज़्ज़त है, और जो है सब्जेक्ट टू लॉ जो है डिग्निटी ऑफ मैन इज़ इनवायलेबल।
नो पर्सन यहाँ पर शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस। किसी भी पर्सन को टॉर्चर के सब्जेक्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि टॉर्चर के ज़रिए से एविडेंस उससे नहीं निकलवाई जाएगी। नेक्स्ट जो राइट है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। अच्छा, ये जो फ्रीडम्स वाले हैं ना, 5 फ्रीडम्स प्रोवाइड की गई हैं, ये आपने याद रखना है, ये सिटीजन्स को राइट हैं, ठीक है, फ्रीडम जो प्रोवाइड की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। अदरवाइज सारे ही पर्सनस के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं ना राइट्स, वो सब ही के लिए हैं। ये जो 5 फ्रीडम्स हैं ना, ये सिटीजन्स के लिए हैं, यानी कि शहरियों को, पाकिस्तानी शहरियों को अवेलेबल हैं। हर पाकिस्तानी शहरी का राइट है कि वो कहीं पे भी जाकर रहे पाकिस्तान में, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी जाके सेटल हो सकता है, कि कहीं पे भी जा सकता है, मूवमेंट कर सकता है, और ठीक है, एंटर हो सकता है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ असेंबली है, यानी कि गैदरिंग कर सकता है, ठीक है, जलसे जुलूस वगैरह कर सकता है, ठीक है, हर सिटीज़न के पास ये भी राइट है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन इसमें क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ पीस के लिए जो है वो ये फ्रीडम, ये आज़ादी रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है, ठीक है। पीसफुली गैदर होने का राइट है, और इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ पीस के लिए रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है, इस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। फ्रीडम ऑफ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस फिर स्टेट जो है वो लगा सकती है। आ गया फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का हक़ है, ग्रुप या एसोसिएशन बनाने का हक़ है। इसमें भी जो है लॉ इम्पोज कर सकता है रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस, अगर स्टेट की सॉवरेंटी को थ्रेट है, ठीक है, ख़तरा है कोई स्टेट की सॉवरेंटी को, या पब्लिक ऑर्डर को, या मोरालिटी को। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। ये भी हर सिटीज़न को हक़ हासिल है कि वो कोई भी तजारत लाफुल जो है ट्रेड वगैरह, बिज़नेस वगैरह कर सकता है, प्रोफेशन ज्वाइन कर सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है कि एवरी सिटीज़न हैज़ राइट टू ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। हर इंसान को बोलने का हक़ है, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का हक़ है, और फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है यहाँ पर, यानी कि मीडिया को भी आज़ादी हासिल है, ठीक है। अब इस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई जा सकती हैं, रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस। वो ये है कि ग्लोरी ऑफ इस्लाम, या फिर इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी या डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स के इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कमीशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस की जो है कि इंटरेस्ट के लिए, इन चीज़ों की इंटरेस्ट के लिए जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, ठीक है। ये अनलिमिटेड एक या अनरिस्ट्रिक्टेड जो है राइट्स नहीं है कि जो भी दिल में चाहे वो बोले, चाहे हुकूमत के ख़िलाफ़, ऐसा नहीं है, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो मौजूद है, ठीक है, राइट दिया हुआ है, लेकिन इस पर ऐसा नहीं है कि वो कोई अगर वो इंसाइट कर रहा है किसी ऑफेंस को, वो स्पीच अगर इंसाइट करने लगी किसी ऑफेंस को, तो वो जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। इसी तरह इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है अगर कोई बात है तो वो भी प्रोटेक्टेड नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी या डिफेंस के ख़िलाफ़ है तब भी नहीं, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स के ख़िलाफ़ है तो तब भी जो है, इन जो ये सारी ये पॉइंट्स हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, इनके अगर इनके इंटरेस्ट में रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लॉ लगा सकता है, रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। नेक्स्ट जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन है। हर सिटीज़न के पास राइट है कि वो एक्सेस, रसाई हासिल कर सकता है इंफॉर्मेशन, तमाम मैटर्स जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस के हैं, सब्जेक्ट टू रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय लॉ, ठीक है। इस पर भी लॉ जो है वो इम्पोज कर सकता है रिस्ट्रिक्शंस या रेगुलेशंस। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी हर सिटीज़न को हासिल है, ठीक है। हर सिटीज़न जो है, शहरी जो है, उसको मजहबी आज़ादी हासिल है, और वो जो है इशात भी कर सकता है, फैला सकता है, ख़ुद भी प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है, अपना रिलीजन, अपने मज़हब को, उसकी वर्शिप वगैरह कर सकता है। और फिर किसी भी पर्सन को ऐसा टैक्स पे करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जो कि उसके मज़हब के अलावा किसी और दूसरे मज़हब के लिए जो कि यूज़ होना है, ठीक है। इसके अलावा
फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो है, लेकिन इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं अगर ये जो है लॉ या पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के ख़िलाफ़ है तो फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट जो है राइट टू एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी हर सिटीज़न के पास राइट है कि वो ले भी सकता है, ख़रीद सकता है, उसको बेच सकता है, आगे किसी भी तरह से उसको यूज़ कर सकता है प्रॉपर्टी को, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर की जा सकती है कंपल्सरीली फॉर पब्लिक पर्पस। ठीक है, स्टेट जो है ज़बरदस्ती भी किसी की विल के अगेंस्ट भी लेकिन पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर कर सकती है कोई भी प्रॉपर्टी, लेकिन उसके लिए भी उसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, और मुआवजा जो है वो पे करना होगा स्टेट को। आगे है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, सारे ही सिटीजन्स इक्वल हैं बिफोर लॉ और इंटाइटल्ड हैं टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, लेकिन स्टेट जो है वो स्पेशल लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन बना सकती है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन के हर एक के पास जो है वो बल्कि स्टेट की ड्यूटी है कि जो भी 5 ईयर्स से 16 ईयर्स तक जितने भी जो हैं चिल्ड्रन हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कूल्स में जैसे कि 10th तक, मैट्रिक तक सारी एजुकेशन फ्री होती है। ठीक है, और जो बुक्स भी उनको फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, इस तरह की फैसिलिटीज़, तो ये राइट गारंटीड है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। आगे इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, हर एक सिटीज़न का ये भी हक है कि वो पब्लिक प्लेसेस में इक्वली एक्सेस हो उसको। ठीक है, रसाई हो। नो डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस, अगर वो पर्सन जो है अगर सिटीज़न क्वालिफाइड है तो उसको अपॉइंटमेंट जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट के लिए भी उसका राइट है। ठीक है, उसको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी किसी भी किस्म का इम्तियाज़ नहीं किया जाएगा, फ़र्क नहीं किया जाएगा। प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, और हर सिटीज़न के पास राइट है कि वो प्रिजर्व करे, महफूज करे और प्रमोट करे अपनी लैंग्वेज और कल्चर। इसमें ये एक्सेप्शन है कि नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू को बनाया गया है और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। तो ये थे फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 प्रोवाइड करता है। ठीक है, आर्टिकल्स 8 to 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद दीज फंडामेंटल राइट्स। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।